हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैनी का डेथ हो चुका था। अब आगे विंग बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ भाग रहा है, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था। उसे अभी यहाँ से बहुत दूर भागना था। वो अब इन सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो तेज़ी से भागते भागते एक पेड़ की झाड़ियों से टकराता है और वहीं गिर जाता है। बहुत ही ज़ोर से गिरा था वो। अब वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। उसके साथ ही क्यों क्यों उसके साथ ऐसा होता है? पहले उसने अपने फादर को खो दिया, फिर खुद अपनी मदर को उसने अपने हाथों से मार दिया और अब उसने अपनी वांगी की मदर को भी मार दिया। अपने मेट की मदर को अपने हाथों से मार दिया। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो ज़ोर-ज़ोर से अपने हाथों को ज़मीन पे मारने लगा। वो अब खुद को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। कैसे कैसे वो ये सब कर सकता है? वो कैसे इस तरह से सब कुछ ख़त्म कर सकता है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और अपने पापा को बुलाने लगा। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, कहने लगा, "पापा, पापा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सच में बुरा बन चुकी हूँ। मैं इनोसेंट को हर्ट करती हूँ। मैं अपनी मदर की तरह ही बन चुकी हूँ। मदर ने सही कहा था। मैं अपनी मदर की तरह ही हूँ।" ऐसा कहते हुए बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो अपने बाबा को बता रहा था कि सच में वो अपनी मदर की तरह ही बन चुका है। वो इनोसेंट को हर्ट करता है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है। वो बहुत बुरा है, बहुत गंदा। ऐसा कहते हुए बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में पूरा काले घने बादल छा गए थे। शायद अभी ही बारिश हो जाएगी। शायद पूरे आसमान ही अभी रो पड़ेगी विंकी ऐसे रोना सुनकर। जहाँ एक तरफ अपनी वांगजी अपनी मदर के खोने के गम में रो रहा था, वही दूसरी तरफ विंग अपने इस गिल्ट में रो रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से वांगजी की मदर को मार दिया। एक मदरली लव जो उसे मिलने वाला था, उसने खुद अपने हाथों से खो दिया। उसने खुद अपनी मेट को अनाथ कर दिया। उसे पता है अनाथ होने का कितना पेन होता है। वो अपनी मेट को भी वैसे ही पेट में डाल दिया, अपनी मेट को पूरी तरीके से अनाथ कर दिया। उसे अभी बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत चीख-चीख कर रो रहा था। शायद पूरी जंगल सुन सकता था विंग के इसे रोना, इतने चीख-चीख कर रोना। तभी अचानक से कोई विंग के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, "शांत हो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी बेटी का है और शायद मेरी भी। अगर मैं उसे पहले ही रोक देता तो शायद बात इतनी दूर तक नहीं बढ़ती और आज तुम्हें इतना पेन नहीं सहना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं इन सब को रोक सकता था, लेकिन मैं नहीं रोक पाया।" विंग इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। हाँ, ये इसका ग्रैंडमा का आवाज़ है। ये उसकी मदर की मदर का आवाज़ है। वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता है। उसने बस अपने सिर को नीचे कर लिया और साइलेंटली रोने लगा। तभी बादशाह सरन विंग के पास ही अपने घुटनों में बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फैलाते हुए कहने लगा, "मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं शायद तुम्हारे पास्ट को बदल नहीं सकता, अभी की सिचुएशन को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं शायद ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे तुम अपने गिल्ट से बाहर आ सको।" ये सुनते ही विंग ने वाशरूम सरन की तरफ देखा और कहा, "प्लीज़ मुझे झूठा एहसास मत दिलाइए। मुझे झूठ पसंद नहीं।" ऐसा कहते हुए उसने अपने सिर को फेर लिया। तभी वाशरूम सरन ने विंग की तरफ देखकर एक गहरी सी सांस भरी और कहने लगा कि मैं एक वैनिशी हूँ और मुझे वैनिशी और विचेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। शायद मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को ज़िंदा कर सकती हूँ। ये सुनते ही विंग ने वाशरूम सरन की तरफ देखा और कहा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना?" वाशरूम सरन ने एक ठंडी सी आह भरी और विंग के सर पर फिर से हाथ फैलाते हुए कहा, "क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ कहूँगा इस सिचुएशन में? मुझे पता है कि मेरी गलती कहाँ है और मैं अपनी गलती को रियलाइज़ कर चुकी हूँ।
मैं अब अपनी गलती का भुगतान करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जितना हो सके उतनी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मुझ पर एक बार भरोसा करो। विंग थोड़ी देर तक वाशिंगटन की तरफ देखता है और अपने सर को नोट कर लेता है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी वहाँ से चला आया था। वो अपनी मदर को उस हालत में नहीं देख पा रहा था और अपनी फैमिली को भी क्या बताएगा वो समझ नहीं पा रहा था। लांस की पूरी फैमिली लानी को हर जगह ढूंढ रहे थे, पूरे फोर्स, पूरे चाइना क्या पूरी दुनिया में कहा जाए तो लानी को ढूंढा जा रहा था। किसी को नहीं पता कि लानी का डेथ हो चुका है। सब लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सबको यही लगता है कि किसी ने शायद लानी को किडनैप कर लिया है, लेकिन वांगजी को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी मदर की अब कौन सी हालत में है। इसीलिए वो बस अपने मिशन में बंद है। लान चिरन उन दोनों को ही लग रहा है कि वांगजी शायद अपनी मदर को खोने के डर में इतना ज़्यादा डिप्रेस है। वो लोग भी वांगजी को अभी अकेला छोड़ देता है और कभी कभी उससे मिलने आता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो वांगजी, हम मदर को ढूंढ लेंगे, हम मदर को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, प्लीज़ तुम फिक्र मत करो, तुम हिम्मत मत हारो। लाशीचंद हमेशा वांगजी को यही समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वांगजी को तो पता है ना कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ है। उसकी इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी गगा को बताए, अपने अंकल को बताए कि असल में उसकी मदर के साथ हुआ क्या है। वो लोग इतना जो अपने इतना एफर्ट लगा रहे, इतना ढूंढ रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका मदर नहीं मिलेगा। लेकिन वो अभी बिल्कुल नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो खुद ही ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपनी फैमिली को ये सब बिल्कुल नहीं बताना चाहता। वो जिस दिन उसकी मदर के साथ वो हादसा हुआ था, तब उस दिन ही वो वहाँ से चला आया था और लानी को शुयांग और शाओशिंचन का ध्यान रखने के लिए कहा था। लानी की बॉडी को पहले ही कुछ ना किया जाए। उसे पता है वो लोग अलग अलग क्रिएचर्स है, वो लोग ह्यूमन बॉडी को अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, इसलिए उसने लानी की बॉडी को उनके पास रख के ह्यूमन वर्ल्ड में चला आया था और अपने आप को महल में बंद कर दिया था। वो अब खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि वो लानी को डेथ को फेस कर सके। इसीलिए वो एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलता है और रूम में बैठे बैठे बस अपनी मदर की डेथ के लिए खुद को कोसते रहता है कि काश काश वो विंग के साथ वहाँ ना जाया होता, काश वो विंग से कभी मिलता ही नहीं तो शायद आज उसकी मदर जिंदा होता। वो विंग से बहुत प्यार करता है, उसके लिए ये सबसे बड़ी दुविधा है कि उसकी विंग और उसकी मदर के बीच किसी को चुनना। वो वो अभी बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ विंग, एक तरफ उसकी मदर। वो विंग को उससे भी बहुत अच्छे से पता है कि इसमें विंग का कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस दुनिया में उसके पेरेंट्स तो उसकी मदर ही थी ना, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती था। सबसे ज़्यादा उसकी मदर उसके लिए पूरा दुनिया था, लेकिन आज आज उसकी मदर उसकी आंखों के सामने मर चुका था। वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो भी उसके प्यार के हाथों में। इसीलिए वो किसी भी हालत में विंग को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ विंग की वजह से है। अगर विंग उनकी लाइफ में ना आया होता तो उसकी मदर आज ज़िंदा होती। ऐसा ही सोचते हुए करीब एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद वांगजी खुद को बहुत ही मेंटली प्रिपेयर करता है कि वो अपनी मदर की डेड बॉडी को अपने साथ इस वर्ल्ड में ले आ सके, अपनी फैमिली को बता सके अपनी मदर की डेथ के बारे में। ऐसा ही सोचते हुए वो विंग की पैक आ जाता है। वो विंग के महल में आता है और शुयंग और शाओशिंचन को बुलाने लगता है। वो शुयंग और शाओशिंचन वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज वांगजी की हालत काफ़ी ख़राब था। उन लोगों ने पहली बार जब वांगजी को देखा था, तब वांगजी का चेहरा कोल्ड तो था, लेकिन उसके चेहरे में एक अलग ही शाइन थी और उसके आंखों की वो स्पार्क जो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और मेस्मराइजिंग बनाता था। वांगजी को जो एक बार देख ले वो फिर से वांगजी को ना देखे ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन अब वांगजी का चेहरा पूरी तरीके से पेल हो चुका था और उसके आंखों के नीचे वो बड़े बड़े डार्क सर्कल, वो साफ साफ बता रहा था कि वांगजी शायद कितने दिनों से ना सोया हो। वो सब वांगजी को देखकर हैरान थे। तभी शाओशिंचन ने वांगजी की तरफ आते हुए कहा कि वांगजी, तुम्हारी हालत ये इससे कैसे हो गया, आओ बैठो।
तभी वांग जी ने कहा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी मदर को लेने के लिए आया हूँ। तुम मुझे बता दो बस कि मेरी मदर को तुम लोगों ने कहाँ रखा है, मैं उन्हें लेके चला जाऊँगा। तभी शुयांग ने कहा, ठीक है तुम बैठो, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। वांग जी को ये बात थोड़ा सा अजीब लगा कि उसकी मदर को बुला के लाते हैं, मतलब उसकी मदर की तो डेथ हो चुकी ना, अब तो उसकी बॉडी को लाना हो। लेकिन वांग जी ने ज़्यादा गौर नहीं किया, वो बस वही खड़ा रहा। शाओ शिनचैन भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो उससे कुछ बात तो करना चाहता था लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी को एक आवाज़ सुनाई दिया, किसी ने उसका नाम लिया, लानसान तुम आ गए। ये सुनते ही वांग जी ने उस तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ज़्यादा शॉक था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अभी कितना ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज है। उसने उस तरफ देखते हुए फिर से शाओ शिनचैन की तरफ देखा और फिर अपनी मदर की तरफ देखा। वहाँ पे वांग जी का मदर खड़ा हुआ था, वो भी जिंदा, जिसे देख के वांग जी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी की मदर जिंदा कैसे हो सकती है। वो जिंदा कैसे हो सकती है, वांग जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी शाओ शिनचैन ने कहा, ये भ्रम नहीं है वांग जी, ये सच्चाई है। तुम्हारी मदर का डेथ नहीं हुआ है। हाँ, उनका डेथ हो चुका था लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे बच गए। ये सुनकर वांग जी बहुत ही कंफ्यूजिंगली शाओ शिनचैन की तरफ देखने लगा, फिर भाग के अपनी मदर के पास गया और अपनी मदर को गले लगा लिया। वो अपनी मदर को पकड़ के रोने लगा था। मैडम लैन भी वांग जी के सिर पर हाथ फेराते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज शांत हो जाओ। वांग जी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो शायद इस एक हफ्ते में मान भी चुका था कि उसका मदर इस दुनिया में नहीं है, उसे छोड़ के बहुत दूर चला गया है। लेकिन अब अपनी मदर को इस तरह से अपने सामने जिंदा देखकर वांग जी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। वो बहुत तेजी से रोने लगा अपनी मदर को पकड़ के, कहने लगा कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रहा था अपनी मदर को, वो कितना डरा हुआ था, वो कितना डर गया था अपनी मदर को खोकर। वो अपनी सारी फीलिंग्स अपनी मदर को बता रहा था। लानी भी अपने बेटे को शांत करने के लिए उसकी बैक पर, कभी उसके बालों पर हाथ फेरा रहा था। फिर लानी ने वांग जी को अपने से थोड़ा सा दूर किया और उसके फेस को सहलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जब अपनी आंखें खोला तो मैं यहाँ था और मेरे आसपास इन लोगों ने मुझे बताया कि विंग ने मुझे यहाँ लाया है और तुम कुछ दिन बाद आके मुझे ले जाओगे। तभी वांग जी ने शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ देखकर कहा कि विंग कहाँ है। उन लोगों ने अपने सर को झुका लिया। वांग जी को समझ नहीं आया। वो फिर से शुयांग और शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। तभी शुयांग ने कहा कि हमें नहीं पता विंग कहाँ है। जिस दिन तुम यहाँ से चले गए थे उस दिन रात को विंग ने माइक लिंक करके मुझे इस महल में बुलाया था और तब मैंने देखा कि मैडम लैन जिंदा है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी मैडम लैन को जिंदा देख के। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे किसी डेड इंसान को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन मैंने विंग से कुछ नहीं पूछा था। तब विंग ने कहा कि मैं मैडम लैन का ध्यान रखूं। उसके बाद दूसरे दिन जब मेरी आंखें खुली तब मुझे मेरे पास एक लेटर मिला। उस लेटर में विंग ने बस इतना बताया था कि वो यहाँ से जा रहा है और हम दोनों में शाओ शिनचैन और यांग यांग हम तीनों मिलके इस पैक को और वांग जी के वुल्फ पैक को संभाल के रखे जितने दिन ना वांग जी इस वुल्फ पैक में वापस आए। ये सब सुनने के बाद वांग जी शुयांग की तरफ देख रहा था और कहता है कि तो फिर विंग कहाँ है, क्या विंग उसी दिन से गायब है, क्या वो नहीं आया। ये सुनने के बाद शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों ही अपने सर को ना में हिलाता है और कहता है हमें नहीं पता विंग कहाँ है। लेकिन हमें विंग बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रहा है। हमने बहुत जगह ढूंढा, हमने तो अर्थ में भी जाके ढूंढा था लेकिन हमें वहाँ भी विंग नहीं मिला। हमें नहीं पता विंग कहाँ गया है और अभी किस हालत में है और वो कब लौटेगा। वांग जी भी थोड़ा सा टेंस हो गया था लेकिन अब भी वो विंग से मिलना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता विंग ने ये सब कैसे किया, उसने कैसे उसकी मदर को जिंदा किया है। लेकिन अब वो विंग से सच में दूर रहना चाहता था। उसे पेन तो हो रहा था लेकिन वो फिर से अपनी फैमिली के ऊपर किसी भी मुसीबत को नहीं लाना चाहता था। इसीलिए वो बस अपनी मदर को लेके वहाँ से चला जाता है। अभी टाइम स्किप होके हमें करीब
3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई भी शांति से नहीं जी पा रहा था। वांग जी इस 3 मंथ में बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था विंग की वजह से। वो विंग के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। लानी भी अभी वांग जी के साथ रह रहा था, क्योंकि उसने भी वांग जी की हालत देखा था। विंग के साथ वांग जी का क्या हुआ है उसे नहीं पता कि असल में विंग कहाँ है। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, उसे क्यों कोई भी कहीं नहीं ढूंढ पा रहा है। यह लान ई वांग जी को रोज समझाता है कि उसकी और विंग के बीच जो भी हुआ है वो दोनों सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि वो भी वांग जी की सिचुएशन को समझ रहा था। लेकिन वांग जी डर रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर फिर से वैसा कुछ हो गया, वो फिर से अपनी मदर को खो नहीं सकता है। इसीलिए वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। लेकिन उसका दूसरा मन उसे ऐसा कह रहा था कि प्लीज़ वो विंग को मान ले, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, विंग उसका मेट है और एक मेट दूसरे मेट से मिलेगा, ये तो नॉर्मल बात है ना। वांग जी इस बीच बिल्कुल भी अपने पैक में या फिर विंग की पैक में नहीं गया था। वो उन सब से बहुत दूर हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ शुयांग, शाओशिंचन और यांग वो दोनों ही वो 2 पैक संभाल रहे थे। विंग के पता उन्हें भी नहीं है। विंग जैसे इस हवा में गायब ही हो गया है। कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। उन लोगों को भी नहीं पता चल रहा है कि विंग असल में है क्या। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस है। ही दूसरी तरफ आज वांग जी को बहुत बुरा ड्रीम आया था। उसने अपने सपनों में देखा कि विंग को किसी ने बहुत बेदर्दी से मार रहा है और विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका नाम ले रहा है। ये सपना उसे करीब 2-3 दिनों से आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था विंग के बारे में सोचकर। उसे डर लग रहा था कि विंग ठीक तो है ना। उसे यांग की मदद से पता चला कि विंग उनके पैक में नहीं है, विंग उस दुनिया में नहीं है। तो फिर विंग है कहाँ? विंग क्या गायब हो चुका है? उसे भी समझ नहीं आ रहा है। आज वांग जिन बहुत ज़्यादा टेंस है। उसे बहुत डर लग रहा है विंग के बारे में सोचकर। तभी लानी वांग जी के कमरे में आता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। लानी वांग जी को कंसोल करता है और उसके सर पे हाथ फहराते हुए कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम्हें ये नाइटमेयर बहुत समय से आ रहा है, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि तुम प्लीज़ तुम्हारे और विंग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उसे क्लियर कर लो। देखो इसमें तुम खुश नहीं हो, तो फिर मैं वही कहूँगा कि तुम जिसमें खुश हो तुम वो करो, ना कि तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। तुम जिसमें खुश रहोगे हमेशा वही करना बेटा। ये कहते हुए वो वांग जी के सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी वांग जी कहता है, लेकिन मदर अगर मैं अपनी खुशी के बारे में सोचूं तो मैं शायद अपनी करीबी लोगों को खो दूंगा। तभी उसकी मदर ने उसको कंसोल करते हुए कहता है कि विंग भी तो तुम्हारी करीबी ही इंसान है ना। तुम एक करीबी इंसान को अपने पास रखने के लिए अपनी दूसरी करीबी इंसान को क्यों खोना चाहते हो? इससे तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं। और मुझे नहीं लगता विंग कभी भी तुम्हें अपनी किसी करीबी इंसान से दूर करेगा, हम लोगों से तुमसे दूर करेगा। इसीलिए प्लीज़ वांग जी, तुम दोनों के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उसे क्लियर करो और विंग को ढूंढने की कोशिश करो। मैं विंग को सच में अपने पास चाहता हूँ। मैंने उसे कितने समय से नहीं देखा है, कितने महीने हो गए हैं। प्लीज़ वांग जी अपना ज़िद बंद करो, प्लीज़ उसे ढूंढो। तुम उससे प्यार करते हो, प्लीज़ अपने फीलिंग्स को समझो, उसे ढूंढो। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को समझाने लगा। वांग जी को भी समझ आ रहा था कि हाँ वो विंग से प्यार करता है। इतना पनिशमेंट काफ़ी है। वो विंग को किस बात का पनिशमेंट दे रहा है? विंग का तो इसमें कोई गलती ही नहीं है ना। वो क्यों विंग के साथ ऐसा कर रहा है? शायद अभी उसकी जो हालत है उससे भी ज़्यादा बुरा हालत विंग का होगा, बिकॉज विंग विंग तो बिल्कुल अकेला है ना। वांग जी तो उसकी फैमिली के साथ है, लेकिन विंग अब किस हालत में है वो उसे भी नहीं पता। इसीलिए वो अपना मन बना लेता है कि वो विंग को ढूंढने के लिए जाएगा, वो विंग के बारे में पता करेगा। ऐसा सोचते हुए वो विंग को ढूंढने लगता है। बहुत बहुत समय बीत जाता है, करीब और 3 महीने बीत जाता है। अभी 6 महीने बीत चुके हैं विंग के लापता होने में, लेकिन किसी को विंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। शुयांग, शाओशिंचन और यांग
ये दोनों बहुत हैरान थे, बिकॉज उनके वर्ल्ड में होता तो वो लोग विंग को सेंस कर पाते। अगर विंग उनके वर्ल्ड में ही ना होता, अगर विंग नॉर्मल दुनिया में भी होता जो इंसानों की दुनिया में है, उस वर्ल्ड में भी होता कि फिर भी विंग की पावर की वजह से उनकी उसकी क्वीन की पता उन्हें चल ही जाता, लेकिन विंग की कोई भी पावर का महसूस उन्हें नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लोग ज़्यादा डर रहे थे। विंग ठीक है कि नहीं ये सोचकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहाँ वांगजी भी विंग को पागलों की तरह ढूंढने लगा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसने विंग की वर्ल्ड में जाके भी उसे ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन उसे वहाँ से खाली हाथ निकालने पड़ा। उसे भी पता चला कि वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी विंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। उसके ऊपर वांगजी का ये सपना, कोई विंग को बहुत बेदर्दी से मार रहा है, ये सपना वांगजी को तो जैसे रात में सोने तक नहीं देता है। वांगजी और ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, कहाँ विंग को ढूंढे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। आज वांगजी ने अपने सारे कामों से ब्रेक ले चुका था, बिकॉज कुछ महीने से वो बहुत ज़्यादा टेंस और डिप्रेस था। इसीलिए उसके सेक्रेटरी ने ही सजेस्ट किया था कि उसे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए और कहीं घूमने जाना चाहिए। उसके सेक्रेटरी ने ये भी बताया था कि उसका सेक्रेटरी का बर्थ प्लेस एक छोटा सा विलेज था जो इस शहर से काफ़ी दूर, काफ़ी अंदर है, और वो विलेज काफ़ी ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बहुत कम इंसान रहते हैं, लेकिन वो विलेज काफ़ी सुंदर है और काफ़ी छोटा। तो उसने ही कहा था वांगजी को कि उन्हें भी उसके साथ चलना चाहिए और कुछ दिनों के लिए घूम के आना चाहिए। लानी ने भी वांगजी को कहा था कि उसे घूमने आना चाहिए, नहीं तो ऐसे वो विंग को नहीं ढूंढ पाएगा। इस तरह से अगर वो परेशान रहा तो ऐसे वो खुद की हालत भी ख़राब कर लेगा। इसीलिए वांगजी ने लानी की बात को सुना और उस विलेज के लिए निकल गया। वो भी अभी खुद को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहता था, खुद को काम करना चाहता था। वो अब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था कि शायद उस दिन उसे विंग को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए विंग शायद सबसे दूर हो चुका था। शायद विंग अभी भी खुद को ब्लेम कर रहा था। विंग ने तो उसकी मदर को भी जिंदा कर दिया है ना। उसे नहीं पता कि कैसे कैसे विंग ने ये सब किया, लेकिन विंग ने किया है और वो विंग के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंक्स भी है। अब हमें उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी एक अपनी सेक्रेटरी के घर में ही था। उस घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस घर में एक शांति थी जो वांगजी को महसूस हो रही थी। वांगजी के मन में तो बहुत सारे तूफानें चल रहा था विंग के बारे में सोच सोच कर, लेकिन वो खुद को इस घर में थोड़ा सा शांति महसूस कर पा रहा था। उसके आए हुए करीब एक दिन हो चुका था, तभी वांगजी ने अपनी सिक्योरिटी से कहा कि मैं बाहर जाके घूमना चाहती हूँ, मैं बाहर जाके घूम के आती हूँ, तुम यहाँ रुक के तुम्हारा जो कुछ भी काम है उसे हैंडल करना। तभी सेक्रेटरी कहता है, नहीं सर आप रुकिए, मैं आपको लेके जाती हूँ, आप यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी वांगजी ने कहा कि मैं अपनी लोकेशन ऑन रखूँगा और मैं पास पास ही रहूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो, मैं बाहर से घूम के आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस घर से निकल गया और बाहर की तरफ जाने लगा। वो आसपास देखने लगा, आसपास काफ़ी सारे ओल्ड औरतें हैं, कुछ औरतें हैं जो घर के काम कर रहे हैं, कुछ शॉप है, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। वो विलेज एक पहाड़ टाइप के थे, वहाँ आसपास काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी थे, काफ़ी ब्यूटीफुल थे वो विलेज। तभी वांगजी जाते जाते एक पार्क के पास आ जाता है। वो पार्क बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आजकल के शहर की तरह उतना ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं था वो पार्क, लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल था। एक सुंदर सा प्लेग्राउंड था, झूला था, बैठने की जगह था, ये सब भी था। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रिटी। और वहाँ के आसपास जो फूलों के बागान थे वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थे उस पार्क में। वांगजी उस पार्क में जाकर एक सीट पे बैठ जाता है। वो वहाँ के सारे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस मोमेंट को। तभी उसे कुछ दिखा, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो बस अपनी आंखों को खोल कर उस तरफ देख रहा था। वो अपनी पलकों को भी नहीं झपका रहा था, चाहे उसे डर हो। अगर वो अपनी पलकों को झपका लिया तो शायद ये सीन उसकी आंखों से गायब हो जाए, इसीलिए वो अपनी पलकों को भी झपका नहीं रहा था। वो बस अपने सामने की तरफ देखा। तभी उसने देखा कि एक मैन
अपनी बेबी बम को सहलाते हुए उसके सामने वाले एक सीट पर बैठ जाते हैं। वो सीट उसके सीट से कुछ दूरी पर थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान था उस मैन को देखकर। हाँ, वो मैन विंग था। इस मैन को वो बहुत अच्छे से जानता था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था क्या विंग को वो पूरी दुनिया में कहा जाए तो ढूंढ चुका था, लेकिन विंग यहाँ पे है, उसके इतने करीब था और उसे विंग मिल ही नहीं रहा था। और विंग विंग क्या प्रेग्नेंट है? उसके बेली इतना ज़्यादा शो क्यों हो रहा है? क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर वो मोटा हो चुका है? लेकिन उसकी बॉडी देख के तो नहीं लग रहा कि वो मोटा हो चुका है। इन्हीं ख्यालों में वांगजी खोया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक बच्चा दौड़ के विंग के पास गया और उसे एक पानी की बोतल दिया। विंग ने भी उस बच्चे के सिर को सहलाया और उस पानी को पीने लगा। तभी उस बच्चे ने विंग से कहा कि अंकल, क्या आपको कुछ चाहिए या फिर मैं ग्रैनी को बुला लाऊं? क्या आप घर जाना चाहते हैं? तभी विंग ने कहा, नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता, अभी मैं कुछ देर बैठना चाहती हूँ। तुम जाओ अपने बच्चे के साथ खेलो। उस बच्चे ने भी नोट किया और वहाँ से चला गया। विंग बस सामने की तरफ देख रहा था जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी विंग को एक बहुत ही फेमिलियर सेंट महसूस हुआ। वो अपनी जगह थोड़ा सा स्टन्ड हो गया। वो अपने सिर को उठा के सामने की तरफ देखा और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये वांगजी का स्मेल है। वांगजी भी विंग के सामने खड़ा था और बहुत ही हैरानी से विंग को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये विंग है और विंग विंग इस हालत में उसे मिलेगा, उसे वे भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था उतना ज़्यादा सैडनेस, हैप्पीनेस। वांगजी की आंखों में अभी बहुत सारे इमोशन दिखाई दे सकता था, जो विंग भी बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। लेकिन वो अभी बहुत इस बात से हैरान था कि वांगजी यहाँ क्या कर रहा है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी यहाँ आ जाएगा। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी एक कदम आगे बढ़ता है और विंग का नाम लेता है। विंग, तुम। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।